जी गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आईपीसी देखते हैं। आईपीसी में लास्ट क्लास में हमने 366 बी 366 बी तक देखा था। इससे आगे देखते हैं आज 367। देखिए क्या कहता है। 367 कह रहा भैया, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट person to grievous hurt, slavery, etc. Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery, or to be unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए 367 बात कर रहा है, किसी व्यक्ति को घोरपैती, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से यदि किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण किया जाएगा तो 367 एक्शन में आ जाएगी आईपीसी की। ठीक है, क्या कहता है 367? ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोरपैती, बात अंडरलाइन कर लीजिए इसको। पहली चीज़ घोरपैती है, घोरपैती करने के आशय से व्यापहरण या अपहरण किया जा रहा है किसी का, या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए, यानी कि उसका अपहरण या व्यापहरण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को जो है किसी की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का उसको विषय बनाया जाए। ठीक है, प्रकृति विरुद्ध काम वासना किस धारा में है आईपीसी की भाई, कौन बताएगा? प्रकृति विरुद्ध काम वासना 377। जी राहुल गुप्ता जी, 377 में हम उसको पढ़ेंगे आगे। तो ये कह रहा है कि अगर किसी को उसका सब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है, उस पर्पज के लिए व्यापहरण या अपहरण किया जाए, तो 367 क्या 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 बातें आ गई इसमें? घोरपैती करने के उद्देश्य से, या दासत्व, दासत्व भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दासत्व का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी को दास बना के रखना, उससे कुछ काम कराना। ठीक है, दास शब्द तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ओके। तो तीन चीज़ें यहाँ आ रही हैं, बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पढ़ सकता है वैसे उसे व्यनित किया जाए, यानी कि उसको ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ किया जाए कि वहाँ उसके लिए ये खतरे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त बातों का विषय बनाया जाएगा, ठीक है, या उपयुक्त रूप से व्यनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 367 समझ आया भाई? कल्पना क्लास में है, कल्पना चौहान। जी कल्पना जी। जी सर। आपकी तरफ से माइक में बड़ा डिस्टरबेंस है, क्या कुछ समस्या है? माइक खोलते ही बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है जी। 367 समझ आया भाई? क्लास मेंबर रेणु भारती जी। रेणु भारती, मेरी आवाज़ आ रही है रेणु जी आपको? शीतल राज यस सर। जी। 367 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप तो शायद क्लास में अभी एंटर हुई है ना जी। अनु राघव जी, आप कहाँ से हैं? अनु
माइक नहीं खुला है आपका, माइक खोलिए पहले। जी सर, डिस्ट्रिक्ट संभल से। अच्छा, संभल से हैं आप। जी जी जी। संभल तो ये अमरोहा के बराबर वाला जिला है ना? जी सर, जी सर। जी जी, बहुत बढ़िया। आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं हमारे साथ। जी सर। चलिए, आपको कहाँ से सूचना मिली क्लास की भैया? सर फेसबुक पे देखा था सर। ओके ओके। तो आपका भी एग्ज़ाम है क्या 12 फरवरी को? जी सर। चलिए, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो 367 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईपीसी का, और ये बात करता है कि हमने जो बातें डिस्कस की इसमें क्या क्या आ गया। इसमें घोर उपैती आ गया, दासत्व आ गया, या प्रकृति विरुद्ध काम वासना का पर्पज। इन तीनों पर्पज के लिए अगर किसी को व्यपरत या अपरत किया जा रहा है तब 367 अप्लाई हो जाएगा, एक्शन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? 368 देख लीजिए। wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person. Whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully conceals or confines such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person in confinement. ठीक है? व्यपरत या अपरत व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में अगर कोई व्यक्ति रखेगा तो 368 के लिए वो एक्शनेबल हो जाएगा मामला उसके खिलाफ। ये क्या कह रहा है कि जो कोई ये जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपरत या अपरत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है। तो जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है या कन्फाइनमेंट में रख रहा है, तो उस पर जो है ये उसका ज्ञान और आशय जो है उस पर थोप दिया जाएगा कि आपको नॉलेज है कि जिस पर्पज के लिए ये बंदा उठाया गया है और आपने इसे कंसील किया हुआ है, आपने इसे कन्फाइन किया हुआ है, उसने अपराध और व्यपराध नहीं किया है, अपहरण और व्यपहरण किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति उसको छिपा रहा है या उसको कन्फाइन करे हुए है, तो उस पर भी वैसा ही उस पर उसका जो ज्ञान और नॉलेज है वो 368 के माध्यम से ये मान लिया जाएगा कि आपको जिस पर्पज के लिए इसे उठाया गया था आपको भी वही नॉलेज और वही इंटेंशन आपका भी है। इज दैट क्लियर? वो बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता ये किस लिए उठाया गया था, मैंने तो सिर्फ इसे यहाँ छिपा के रखा है, सिर्फ कन्फाइन करके रखा है। तो ये ऐसा कन्फाइनर और ऐसा कंसीलर है तो उस पर भी वही नॉलेज और वही आशय उसका भी मान लिया जाएगा जिस पर्पज के लिए उस बंदे को उठा रखा है। इज दैट क्लियर? आर जी, राहुल गुप्ता जी। यस सर। जी, 368 समझ आया? थ्री 368 क्या कह रहा है, कुछ समझ आया भैया? राहुल जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ सर, आ गया जी, किसी और को कुछ? हाँ बोलिए। कहा गया है सर, चाहे वो उसकी रखवाली करे या वो करे, उसे बराबर ही माना जाएगा। हाँ, उसको जो है ना एक तरह से ये लीगली प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि भाई आपकी भी वही नॉलेज है। आप अगर उसको कंसील किए हुए हैं, छिपाए हुए हैं, है ना, उसको कन्फाइन किए हुए हैं, तो जिस पर्पज के लिए उसका अपहरण या व्यापरण किया है तो उसी पर्पज से उसको भी कनेक्ट कर लिया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाना या प्ररोध में निरुद्ध रखा है। इज दैट क्लियर?
आगे बढ़े। 369 इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ इसके संबंध में अक्सर प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसमें एज पूछ ली जाती है बच्चे की, तो यहाँ 10 वर्ष से कम आयु आपको टिक करना है। यदि 369 से संबंधित सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो यहाँ बच्चे की आयु जो है वो 10 वर्ष से कम है। यहाँ इस धारा के प्रयोजन से ये क्या कह रहा है, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। Whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण, ठीक है, या अपहरण। ये कह रहा है जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यापरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये उसके शरीर पर, मान लीजिए उसने कोई ऑर्नामेंट पहना हुआ है, कोई गले में सोने की चेन पहनी हुई है, या कुछ भी उस बच्चे के शरीर पर ऐसा है जिसको चोरी करने के आशय से उसको हटाया गया है, तो वैसी अवस्था में यहाँ 369 के संबंध में अक्सर जो सवाल आया है वो एज से रिलेटेड आया है। वो एज पूछ लेता है कि कितने साल का बच्चा होना चाहिए, तो दैट शुड बी लेस देन 10 ईयर। वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 10 साल, 14 साल, 12 साल, 8 साल। तो आपको यहाँ टिक करना है कितना, बिलो 10 ईयर्स। जी एनु जी, यस सर। कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ, मैं भी एकदम मज़े में। लखनऊ में भी इतनी ठंड है क्या? जी सर। आज काफ़ी ठंडा रहा सहारनपुर। जी जी सर, आज मोस्टली जगह बारिश का ही। हाँ, बारिश तो नहीं हुई लेकिन मौसम बिल्कुल 26 जनवरी पे वैसे ऐसा ही मौसम होता है, कोहरा सा, तभी 26 जनवरी के प्रोग्राम का आनंद आता है ना, ठंडा सा मौसम। जी। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें एक पत्रकार पूछ रहा है एक पुलिस वाले से कि भाई हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। तो वो बड़ा देसी सा बेचारा पुलिस वाला है, वो कह रहा है कि भाई जाड़े पूड़े निमट जाते हैं इसलिए मनाते हैं। तो चलिए, धारा 370। क्योंकि सर वो मेहनत करते हैं ना, परेड करते हैं। नहीं, वो बेचारे वो कहीं ड्यूटी पे बैठा हुआ है, ऐसे ही पूछ लिया जाके, तो उसने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल बोले भाई जाड़े पूड़े निमट जाते हैं इसलिए मनाते हैं। बाकी उसने संविधान लागू हुआ या कुछ हुआ उसे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, उसे बेचारे को अपनी ड्यूटी करनी है। जी 370 देख लीजिए, ये कह रहा है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, व्यक्ति का दुर्व्यापार। ठीक है, 370 ये कह रहा है हू एवर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ए रिक्रूट्स, बी ट्रांसपोर्ट्स, सी हार्बर्स, डी ट्रांसफर्स और ई रिसीव्स अ पर्सन और पर्सन्स बाय। देखिए कैसे कैसे बताया इसने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हूएवर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना उसका पर्पज है। ठीक है, और क्या करता है, रिक्रूट करता है। रिक्रूट किसे कहते हैं भाई? रिक्रूट शब्द सुना होगा आपने, नियुक्ति। जी, रिक्रूटमेंट भर्ती करना, नियुक्त करना। ठीक है, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि परिवहन कर रहा है, यहाँ से वहाँ ले जा रहा है। हार्बर्स संश्रय दे रहा है।
ठीक है, ट्रांसफर्स स्थानांतरित कर रहा है, उसका स्थान परिवर्तित करता है, रिसीव करता है यानी कि ग्रहित करता है। ठीक है, तो कैसे किस किस प्रकार से करता है ऐसा काम? पहला, फर्स्ट, यूजिंग थ्रेट्स यानी कि धमकियों के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को धमकियों के द्वारा। नंबर 2, यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोरिशन, बल का या किसी प्रकार के अन्य प्रपीड़न का प्रयोग करके। बल क्या होता है भाई? जबरदस्ती करना किसी के साथ, ठीक है, बलपूर्वक, या उसको किसी प्रकार के प्रपीड़न में डाल के उसे ऐसा कराता है। प्रपीड़न, प्रपीड़न क्या होता है? एनु, प्रपीड़न पढ़ा है कहीं? प्रपीड़न की परिभाषा कोई बताएगा? सचिन सलूजा डराना, धमकाना। जी, सचिन सलूजा, यू आर इन क्लास। जी सर। कैसे हो सचिन? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। हाँ, मैं ठीक हूँ। प्रपीड़न हम लोग पूछ रहे हैं कि प्रपीड़न होता क्या है। अब एक्चुअली कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि उनको क्लियर करके आगे बढ़ें तभी धारा समझ में आती है। प्रपीड़न हमने कहीं पढ़ा है और जहाँ बताया गया है कि प्रपीड़न क्या है। कहाँ पढ़ा है प्रपीड़न भाई? संविधान। हाँ रजत, जैसे हाँ, संविधान में। बोलो, कौन बोल रहा था? बुशरा? नो सर, मैं नहीं बोली थी। अच्छा, आवाज़ लगी मुझे बेटा ऐसी आपके जैसी कोई बोल रहा था। नहीं सर, लेकिन प्रपीड़न शायद दबाव डालना होता है, डोमिनेट करना। हाँ, प्रपीड़न सर हाँ, शीतल जी बताइए। प्रपीड़न सर कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है सेक्शन 15 में। बहुत बढ़िया, वहाँ बताया गया है कि क्या होता है प्रपीड़न। ठीक है ना, मतलब कोरिशिव कोई एक्शन करके, ठीक है। और थर्डली कह रहा है बाय एबडक्शन, अपहरण द्वारा, या फोर्थली बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, कपट का प्रयोग करके, और डिसेप्शन या प्रवंचना द्वारा। फिफ्थली कह रहा है बाय एब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग करके। ये सारी बातें बताई जा रही है कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन जो है किन किन प्रकार से किया जा सकता है और किन किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा। 370 पे अगर कोई सवाल बनेगा तो 370 पे सवाल यहीं से उठा के रख देगा वो। ठीक है, ये आपसे कितने प्रकार हैं? छह प्रकार यहाँ दिए हैं। ठीक है, और ऊपर क्या था? 1 2 3 4 5 प्रकार वहाँ दिए थे उसने ऊपर, ABCD करके। क्या करेगा? रिक्रूट करेगा, ट्रांसपोर्ट्स करेगा, हार्बर करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, रिसीव करेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर सवाल कोई बनेगा तो वो यहीं से आपको इन्हीं शब्दों में फंसाकर सवाल बनाएगा। ठीक है, सिक्सथली कह रहा है बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग ऑफ और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, हार्बर्ड, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड कमिट द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। ये ट्रैफिकिंग की परिभाषा आपको बता दी है 370 में। यहाँ तक ट्रैफिकिंग समझ आया कुछ? ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने शब्द सुना होगा अक्सर जी, मानवों का दुर्व्यापार। मतलब ये आप ये देसी भाषा में समझें इसको तो मानवों का खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना। अक्सर अगर क्राइम पेट्रोल आप लोग देखते होंगे तो उसमें कई एपिसोड आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय में मिल जाएंगे।
जहाँ लड़कियों को गरीब इलाकों से उन्हें शहर में नौकरी दिलाने के बहाने से लाके और गलत धंधों में उनको प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो पूरा एक सिंडिकेट होता है इसका, ठीक है ना। बंदा वहाँ से चलता है अपने यहाँ से, तो उसको यही नहीं पता चलता कि तू कहाँ कहाँ किन किन लोगों के हाथों में से निकल के आया है। उसके लिए पैसों का लेन देन भी होता है, ठीक है। तो ये 370 ट्रैफिकिंग की परिभाषा बता रहा है और इसके एक्सप्लेनेशन भी हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery, or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs। तो स्पष्टीकरण एक कह रहा है कि शोषण, जो शब्द हमने ऊपर पढ़ा है, शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता या अंगों का बलात् अपसारण भी है। ये सारी बातें शोषण के अंतर्गत आएंगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बता रहा है। क्या क्या आ गया भाई, कोई सेक्सुअल, शारीरिक, दासता या दासता के समान व्यवहार, ठीक है। अधिसेविता, अधिसेविता शब्द से क्या समझ रहे हैं आप लोग भाई जी। अधिसेविता शब्द एक आ रहा है यहाँ, और जिसका इंग्लिश वर्जन हमने पढ़ा है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड जी। एडवोकेट रंजना प्रजापति जी क्लास में हैं जी। रंजना जी, अधिसेविता शब्द एक आ रहा है, उसको कैसे समझ पा रहे हैं आप लोग। सर्विट्यूड जी। रंजना जी प्लीज ओपन योर माइक। जी सर। जी, अधिसेविता एक शब्द आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ कि अधिसेविता से आप क्या समझ पा रहे हैं। तो नोबडी इज आंसरिंग। जी राहुल जी आप बताइए। आई होप सर एक वर्किंग 10 पीरियड से ज्यादा कार्य कर रहा हूँ सर, जैसे कि टाइम फिक्स होता है, वर्किंग टाइम से ज्यादा काम करवाना। हाँ, दोनों चीज़ें आ जाती हैं उसमें। और अधिसेविता का मतलब है कि बंधक के तौर पे नौकर बना के रखना, सैलरी वगैरह ना देना उसे, है ना जी। स्पष्टीकरण जो नंबर 2 है वो कह रहा था कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमैटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है, शून्य है। ये नहीं कह सकता जो एक्यूज है कि ये तो अपनी सम्मति से ये कार्य कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति से इस प्रकार के कार्य कराए जा रहे हैं तो उसकी सम्मति जो है वो स्पष्टीकरण 2 370 का है, उस 2 से हिट हो जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर जी। तो यहां तक 370 के स्पष्टीकरण 2 तक ट्रैफिकिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद इसका पिनल क्लोज शुरू हो जाता है नंबर 2 से। तो 370 का क्लोज 1 है वो इसकी परिभाषा बता रहा है, और इससे आगे 2 3 4 5 ठीक है 6 7 ये अलग अलग दंड के विषय में बात कर रहा है। तो नंबर 2 कह रहा है whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो थर्ड पार्ट है इसका वो कह रहा है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 पर्सन
it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो ये जो थर्ड इसका क्लोज है 370 का, वो कह रहा है जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्विलत है। तो अगर अकेले व्यक्ति का कोई ऐसा कर रहा है तो वो तो 2 में कवर हो जाएगा, और अगर एक से अधिक यानी कि उसका काम है कि वो झुंड में लोगों को इस तरह से लाता है, एक से अधिक संख्या मतलब 1 से 2 होते ही जो क्लॉज 3 है वो एक्शन में आ जाएगा। क्या कह रहा है? जहां अपराध में सर एक कौन सा सेक्शन चल रहा है? 370 चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ठीक है ओके सर। जी। और इसका हम क्लॉज 3 पढ़ रहे हैं। क्लॉज 1 इसका कंप्लीट हो गया है, 2 कंप्लीट हो गया है। 3 कह रहा है कि जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्विलत है वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये इसका तीसरा क्लोज कह रहा है 370 का। ठीक है भैया। अब देखते हैं फोर्थ वन। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ ए माइनर इट शैल बी पनिशेबल विद रिगरियस imprisonment फॉर a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। और इसका चौथा कह रहा है कि जहां अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्विलत है तो अवयस्क का होने पर भी क्या हो जाएगा, उसकी जो सज़ा हो जाएगी वो 10 ईयर से कम नहीं होगी, 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा उस पर। पांचवा कह रहा है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन माइनर इट शैल बी पनिशेबल with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years but which may extend to imprisonment for life। ये कह रहा है कि जहाँ अवयस्कों की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ सज़ा का मापमान वो बढ़ जाएगा, कम से कम 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा LI बोले तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नंबर 6 कह रहा है इफ़ ए पर्सन इज convicted of the offense of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। और वो कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिपीटेड हो रहा है। मान लीजिए पहले उसको सज़ा हो चुकी है माइनर में और वो दोबारा फिर माइनर में उसको सज़ा हो जाती है तो फिर उसके पास उसको सज़ा के लिए LI के अलावा और कोई सज़ा नहीं मिलेगी, वो LI में ही जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? नंबर 7 कह रहा है वैन ए पब्लिक सर्वेंट और ए पुलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन देन सच पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विद imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and shall also be liable to fine। और यहाँ कहा है कि जहाँ कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्विलत है वहाँ ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास विपरीत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ 7वां जो क्लॉज है 370 का वो बात कर रहा है किसी लोक सेवक की या किसी पुलिस अधिकारी की। देखिए उनके लिए सज़ा कठोरतम इसलिए रखी गई है क्योंकि उनका काम जो है लोगों को बचाना है, व्यक्ति के दुर्व्यवहार से बचाने की ड्यूटी है ना पुलिस पे और लोक सेवक पे। और वही मतलब खेत की बाढ़ी अगर खेत को खाने लगे तो यहाँ उनके लिए सज़ा का प्रावधान जो है वो कितना किया है, LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इज दैट क्लियर? जी समझ पा रहे हैं आप? रेणु भारती जी
370A बात कर रहा है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। रेणु जी माइक ऑफ कर लीजिए जी। हुएवर हाँ जी नोइंगली, सर, आवाज मिल रही है आपकी। हाँ प्लीज। हुएवर नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट अ माइनर हैज बीन ट्रैफिक्ड engage such minor for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 370A कह रहा है इसका कि ऐसे व्यक्ति का जिसका दुरुपयोग किया गया है शोषण, जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है। 370A जो है वो अवयस्क के बारे में बात कर रहा है और ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 370A बात कर रहा है कि यदि आपको पता है कि कोई माइनर है और वो माइनर जो है वो ट्रैफिक्ड किया गया है, यानी कि दुर्व्यापार के माध्यम से वो माइनर आया है और उस व्यक्ति को, उस माइनर को आप जो है किसी भी रीति से लैंगिक शोषण के लिए आपने रखा है, तो यहाँ 370A बात करता है किसकी, कि सज़ा जो है वो कम से कम कितनी है, 5 वर्ष और वो अप टू 7 ईयर्स हो सकती है। और 370A का जो क्लॉज 2 है बात कर रहा है हुएवर नोइंगली बाय और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन हैज़ बीन ट्रैफिक्ड engage such person for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो जो पहला इसका क्लॉज है 370A का वो तो बात कर रहा है माइनर के विषय में और जो इसका नंबर 2 है वो बात कर रहा है मेजर के विषय में। तो माइनर के मामले में सज़ा ज़्यादा है और मेजर के मामले में सज़ा कम है। ठीक है, क्लियर है भाई। 371 इसको आप स्वयं देख लीजिएगा। 372 देख लीजिए, 372 देख लीजिए। ये कह रहा सेलिंग माइनर फॉर पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। तो ये कह रहा है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा और उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए 372 जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो अप्राप्त व्यय है, अप्राप्त व्यय आप सब जानते हैं क्या होता है अप्राप्त व्यय। राजू अली जी क्लास में है, राजू अली। अप्राप्त व्यय उसे कहते हैं जो मतलब अपनी 18 इयर्स एज को पूरा न कर चुका हो, अवयस्क हो। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजू अली जी क्लास में है। राजू अली प्लीज ओपन योर माइक प्लीज। यस सर। जी राजू जी, कहाँ से हो राजू जी? सर वाराणसी से हैं सर। बनारस,
बहुत बढ़िया। आज पहली बार क्लास में दिख रहे हो हमें? जी सर। फर्स्ट टाइम है आपका? यस सर। आपके बनारस से तो हमारे इंग्लिश के सर भी पढ़ाते हैं, ईश्वर शरण श्रीवास्तव जी बनारस से ही हैं। वो हमारी इस क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो हमारा होता है उसको समझा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, ओके सर। बनारसी बाबू आपका स्वागत है हमारी क्लास में। थैंक यू सर। जी, तो देखिए, ये इसने कहा है 372 ने कि वो किसी भी एज का, मतलब ये उसको अप्राप्त में को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और उसका इस्तेमाल जो है वो होना है वेश्यावृत्ति आदि में, और वो किसी भी एज में हो। वो इस बात का प्ली नहीं ले सकता कि हमने तो बच्ची के तौर पे इस लड़की को खरीदा था, अब ये मेजर हो गई है, तो मेजर हो जाने पे हम इसको इस तरह के अपराध में डाल रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है कि किसी भी एज में उसे इस प्रकार के मामलों में भेजा जाएगा या उस इरादे से लिया जा रहा है तो 372 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? और इसके दो स्पष्टीकरण हैं, दोनों स्पष्टीकरण बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है और 2 क्या कह रहा है 372 के। ये कह रहा है, वन फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज सोल्ड, let for hire or otherwise disposed of to a prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। स्पष्टीकरण 1 कह रहा है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्यनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्यनित करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्यनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी। कहाँ समझे स्पष्टीकरण 1 से? प्रजम्पशन आ गई है यहाँ पे। प्रजम्पशन ये कह रही है कि अगर कोई वेश्यालय चला रहा है, कोई वेश्यालय का प्रबंध कर रहा है और उसको कोई महिला बेची जा रही है, तो जब तक कॉन्ट्रेरीली प्रूव ना कर दिया जाए, ये प्रज्यूम किया जाएगा कि ये जो लड़की यहाँ दी जा रही है इसको इसी पर्पज के लिए, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज के लिए ही यहाँ बेचा गया है। ये स्पष्टीकरण 1 का प्रजम्पशन स्टैंड कर जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर? वेलकम ईश्वर सर। थैंक यू सर। सर, आपके बनारस से क्लास में एक मेंबर और जुड़े हैं आज, राजू अली जी। अभी बात कर रहे थे हम आपके विषय में, उन्हें बता रहे थे, राजू अली जी बनारस से क्लास में हैं आज। हम बता रहे थे, मैंने कहा आपके यहाँ से ईश्वर सर हैं, वो लैंग्वेज पढ़ाएंगे। सर 1 मिनट मुझे दीजिए कि स्पष्टीकरण बाकी है 372 का, वो मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी 372 का। ये कह रहा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन illicit intercourse means sexual intercourse between persons not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognized by the personal law or custom of the community to which they belong, or where they belong to different communities or both such communities as constituting between them a quasi मैरिटल रिलेशन। ये कह रहा है कि अयुक्त संभोग, हम बार बार ये शब्द आ रहा है, तो कह रहा है कि इस धारा के पर्पज से लिए अयुक्त संभोग किसे कहा गया है? ये कहा गया है कि ऐसे 2 व्यक्तियों के बीच में इंटरकोर्स जो विवाहित ना हो, जो वैध रूप से विवाहित ना हो, उनके बीच यदि शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं तो उसको अयुक्त संभोग ये धारा कह रही है, यहाँ बताया जा रहा है। और उसके अलावा कुछ जगह कुछ समुदायों में
भले ही वो शादी ना उनकी हुई हो, लेकिन उनके संबंधों को अमाउंटिंग टू मैरिज माना जाता है। ठीक है, कई स्थानों पे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह कुछ समुदायों में ऐसी प्रथा है कि मान लीजिए बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया तो छोटे भाई के साथ जो बड़े भाई की बीवी थी उसको उसको चादर उड़ाना, रुपया देना, ऐसी बात, ऐसे शब्दों से उसको कहा जाता है। तो उनके संबंध भी वो जो है क्वासी मैरिटल संबंध हैं, तो उनको उनको भी जो है यहाँ मतलब इजाज़त दी गई है कि उनके बीच जो संभोग है वो वैलिड है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण 2 कह रहा है। समझ आया कुछ स्पष्टीकरण 2 में? किसी को कोई डाउट? जी, कोई डाउट नहीं है? चलिए ईश्वर सर, नो सर। सभी को गुड नाइट, और ईश्वर सर क्लास लेंगे, आप बने रहिए ईश्वर सर के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।